यस। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अपन ने कल समझा, ये और कुछ नहीं है, बस अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है, फिनेंशियल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट एक ही बनता है। अगर आपके 10 कॉन्ट्रैक्ट भी हैं तो इकट्ठा बनेगा। यहाँ पर हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट जब मैं बनाऊंगा, आई कॉल इट एज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फाइनल अकाउंट्स का पार्ट नहीं होकर के एक लेजर है, और इसलिए यहाँ पर आप कहेंगे कि पोस्टिंग हो रही है। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स का जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वो कब बनता है भाई? साल के एंड में। यहाँ पर कॉस्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा, ये कोई साल के एंड में नहीं बनने वाला है। आप ये समझ लीजिए डेट वाइज बन रहा है। हर रोज़ जैसे जैसे मटेरियल आप इश्यू करते जाओगे, हाँ वो अलग बात है। देखिए क्वेश्चन जब अपन सॉल्व करेंगे ना, डेट वाइज नहीं होगा। अपनी फीलिंग तो फाइनल अकाउंट्स वाली होगी, बट रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, आपका मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ए का। अब आज मटेरियल इश्यू हुआ तो ये रॉ मटेरियल आया, 2 दिन बाद और इश्यू हुआ फिर आएगा, मटेरियल वापस रिटर्न हुआ फिर से एंट्री होगी। मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड। जबकि फाइनल अकाउंट्स में तो हम क्या करते हैं, रोज़ पर खरीदारी कर रहे हो, वो 100 बार थोड़ी लिखते हो। आप क्या करोगे, इकट्ठा करके एक परचेज लिख देते हो, उसी में से परचेज रिटर्न माइनस भी कर देते हो। जबकि ये क्योंकि लेजर अकाउंट है, आपने कहा आज मटेरियल इशू हुआ, आज ये इशू, आज वो गया, वो जो खर्चा जिस जैसे जैसे लगता गया वो बार बार लिखते जाएंगे। हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस का ऑफकोर्स काम कब करेंगे? एंड ऑफ द ईयर में। बाकी तो आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेली बेसिस पे क्या होगा, मेंटेन होगा। क्योंकि अगर डेली बेसिस पे सब काम नहीं करोगे तो फिर कॉस्टिंग की मेहनत करने का फ़ायदा क्या? बिकॉज कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन ये नहीं कि बस लास्ट में बताना, ऑन अ डेली बेसिस द रिपोर्ट शुड बी अवेलेबल विद द मैनेजमेंट। तो कल अपन ने जो सबसे खास बात समझी वो ये थी वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन। ओके, नॉर्मल फीचर तो क्या होता है, कॉस्ट पे ही वैल्यू होता है। पर ये केस में, इस बिजनेस के केस में, बिकॉज ये थोड़ा यूनिक फीचर है, आपने जितना काम कर दिया और जितना आर्किटेक्ट ने आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया, उसके हिसाब से आप सामने वाले से, कॉन्ट्रैक्टी से उतना पैसा लेने के हकदार बन गए हैं। यू हैव द लीगल राइट टू रिसीव दैट मनी रिगार्डलेस ऑफ फ्यूचर का काम ढंग से हो नहीं हो, अच्छे से हो नहीं करो, करो, वॉट एवर इट मे बी, यू हैव द राइट टू रिसीव मनी। इसलिए वो वर्क इन प्रोग्रेस को हम कॉस्ट पे वैल्यू नहीं करके किस पे वैल्यू करते हैं, सेल्स वैल्यू पे, सेल्स प्राइस पे। और लॉजिकल है कि अगर सब चीज़ें इधर कॉस्ट आई है तो नॉर्मली तो इधर भी कॉस्ट आएगी, तो प्रॉफिट कुछ आना नहीं है। पर इधर वो सेल वैल्यू पे आ गया तो प्रॉफिट भी आ सकता है। हाँ, दिमाग में फिट रखिएगा, लॉस भी हो सकता है। वो अपना कल वाला एग्जाम्पल था ना, पहला साल फर्स्ट फ्लोर कर दो 40 लाख और अपन ने खर्चा कर दिया 45 लाख का, तो डेबिट तो कितना होगा, 45। पर पैसा लेने का राइट कितने का हुआ, 40। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा प्रॉफिट में ही होंगे, लॉस भी तो आता ही है। ट्रेडिंग अकाउंट में भी तो लॉस आता ही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट ही हो, देर कैन बी लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो, तो लॉस भी आएगा। ओके, और वैसे एक चीज़ और बताऊँ, कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं कंस्ट्रक्शन वाले, वो ब्रॉडली 2 तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस का मतलब आपने और कॉन्ट्रैक्टी ने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है ये बिल्डिंग बनानी है 3 फ्लोर की, 100 लाख फाइनल। अब आपकी कॉस्ट चाहे 100 से ज़्यादा आए चाहे कम आए, आप जानो, सामने वाला तो आपको 100 लाख दे देगा, उसको बिल्डिंग चाहिए। मतलब इसमें घाटा भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल। हाँ, क्वेश्चन अपन ये जो भी करने हैं वो ये वाले ही हैं। पर अब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट और भी होता है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। सुना है क्या इसके बारे में कभी? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, सपोज आपको एक रेजिडेंशियल हाउस बनवाना है, अपने आप को एक बार कॉन्ट्रैक्ट ही समझिए। यू अप्रोच अ कॉन्ट्रैक्टर। अब वो कॉन्ट्रैक्टर पूछता है, ठीक है साहब कितने फ्लोर का बनाना है? आपने कहा अभी तो 2 फ्लोर का सोच रहा हूँ। ठीक है, फिर हो सकता है 3 भी कर दूँ। कि अच्छा ठीक है चलो 2 फ्लोर मान लेते हैं। फिर वो बोलेगा अच्छा प्लॉट कितना बड़ा है, कि ये है, इसमें कितना एरिया कंस्ट्रक्ट करना है, अंडरग्राउंड भी बनवाना है क्या,
आपने कहाँ बनवाना है। अच्छा, फ्लोरिंग कौन सी लगवानी है, आप कहेंगे वो भी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं टाइल्स लगवाऊंगा कि मार्बल लगवाऊंगा कि कुछ और करवाऊंगा। आई स्टिल नॉट डिसाइडेड। ठीक है, फर्नीचर में मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ मेरे को खुद को अभी तक पता नहीं है। होता ही है ना रियल लाइफ में। अगर मैं रेजिडेंशियल हाउस की बात करूं, दैट इज़ अ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट जो कॉन्ट्रैक्टी है उसको खुद को ही नहीं पता मैं क्या क्या काम करवाऊंगा, क्या क्या कराऊंगा। तो क्या आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कोट कर सकते हो? आप कहें रेट क्या कोट करूं, फिर पॉसिबल ही नहीं। आपको खुद को ही पता नहीं करवाना क्या क्या है, मैं किस हिसाब से प्राइस कोट करूं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जनरली किस फॉर्म पे चलते हैं? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के साथ एग्रीमेंट कर लेगा कि ठीक है जी, आप जैसे जैसे बताते जाओगे वैसा वैसा मैं काम करता जाऊंगा। ठीक है, मेरी तो जितनी कॉस्ट लगेगी मैं उसमें 10% ऐड करके आपसे पैसा ले लूँगा, कि सब माथा पच्चीत मुझे करनी है कॉन्ट्रैक्टर को। तो वो कहेगा आई विल चार्ज कॉस्ट प्लस 10%। हाँ, उसमें एक आराम है, आप कहेंगे लॉस तो होगा ही नहीं, फिर जितना खर्चा लगा 10% लेना ही है। हाँ, लॉस तो देखो उसमें भी हो सकता है। रीज़न, हाँ, इसमें तो फिर आप एक काम और करोगे। देखिए, अब दोनों तरह के थॉट प्रोसेस में कैसे चेंज आता है। एक फिक्स प्राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसमें क्या करोगे, कॉस्ट बचाने की कोशिश करोगे कि बढ़ाने की कोशिश करोगे? बचाने की। और कॉस्ट प्लस वाला हो तो आप कहेंगे अगर भाई 100 की जगह अगर 150 लग गया तो अपने 10% 15 लाख मिलेगा, और ये 100 लाख में ख़त्म कर दिया तो 10 लाख की कमाई होगी। होता है ना, एक गाड़ी खुद की हो और एक दोस्त की हो। ठीक है, तो जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है आप कहेंगे हाँ आज तो दोस्त वाली गाड़ी है, चलो लेट्स ट्राई इट। ठीक है, तो अब अगर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप खर्चा कम से कम करना चाहते हो, इसीलिए सरकारी बिल्डिंग ऐसी होती है कि वो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट वाली होती है। वो कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि सीमेंट मिलाऊँ ही क्यों, सिर्फ बजरी से ही काम हो जाए। ओके, सो और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में आप चाहोगे कि कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगे। हाँ, तो आप कहेंगे इसमें नुकसान कैसे हो सकता है। तो देखिए, उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी सब टर्म्स तो एग्री करेंगे ही। वो कहेगा मेरा एक इंजीनियर रहेगा, पता चला आपने एक दीवार बनाई गलत बन गई, फिर वापस बना रहे हो, फिर बना रहे हो, इसके पैसे मैं थोड़ी भरूंगा। ठीक है, और तो और खर्चा वाकई में लगा कि नहीं लगा, फिर अपन थोड़ा दिमाग ये भी तो चलता है ना, ऐसे बिल ले जाके दे दो। मतलब सीमेंट गई तो अपने घर पे और दे दिया कॉन्ट्रैक्टी को कि आपके यहाँ पे आई है 100 बैग्स, तो वो कहेगा आई कि नहीं आई पहले इसको प्रूव करो। सो दैट वे मैनी ए टाइम्स इट मे बी कि कुछ कॉस्ट हमने अननेसेसरीली इनकर कर दी जो कॉन्ट्रैक्टी उसका पैसा नहीं देगा, तो लॉस तो इसमें भी हो सकता है। बट एनीवेज इसमें लॉस होने के चांस रेयर है, और इसमें तो फिर भी लॉस हो सकता है। तो जैसा भी है, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपने यही काम आएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़रूर है कि दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक फिक्स प्राइस और एक कॉस्ट प्लस। अब अपन ने कल डिस्कशन किया कि हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग अकाउंट बनेगा। हाँ, पहले साल में जो भी खर्चा हुआ सब डेबिट हो जाएगा। हाँ, खर्चे इस पूरे सब्जेक्ट में ब्रॉडली 3 तरह के होते हैं। वन इज़ मटेरियल, अनदर इज़ लेबर, तीसरा है एक्सपेंस। ओके, हाँ, चाहे कुछ भी आप नाम ले लीजिए, या तो मटेरियल में फिट होएगा या लेबर कॉस्ट में, और नहीं तो एक्सपेंसेस में। ओके, और ये भी 2 तरह के होते हैं इस चैप्टर में। वन इज़ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट मतलब जिसको आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इनडायरेक्ट मतलब जनरली कॉमन नेचर के हैं जिनको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट चाहे खर्चा डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट तो होगा ही होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट आपका लेजर अकाउंट है। मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट ए चल रहा है। अब इसमें डेली बेसिस पे जैसे जैसे खर्चा होता जाएगा वैसे वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को हम क्या करते जाएंगे, डेबिट करते जाएंगे। हाँ, प्रोसेस फ्लो समझ लीजिए। सपोज रॉ मटेरियल का एक अकाउंट खुला, रॉ मटेरियल एक्स अकाउंट। आपने कहा एक और रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल वाई अकाउंट। फिर आप कहेंगे एक लेबर कॉस्ट का भी अकाउंट खोल देते हैं, वेजेस अकाउंट। ओके, जैसे जैसे आप पेमेंट करोगे, चाहे वो टू बैंक हो चाहे टू क्रेडिटर्स हो, ठीक है, एक परचेज वाला सिस्टम ही हुआ, वेजेस पे की टू बैंक आ गया। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ,
पता चला कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये वाला रॉ मटेरियल इशू हुआ, ये वाला रॉ मटेरियल इशू हुआ, ये वाला लेबर लगा, तो करना क्या, एंट्री होगी। हाँ, ये एंट्री बेसिकली इंटरनल एंट्री है। देखिए ये वाली एंट्री जो है ये तो बाहर की दुनिया के साथ है, पैसा दिया, मटेरियल खरीदा, पर अब ये मटेरियल यहाँ से इधर शिफ्ट करना है, तो प्रैक्टिकली फिजिकल मूवमेंट तो हो ही रहा है कि मटेरियल गोडाउन में से उठा के कॉन्ट्रैक्ट ए में भेजा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर भी हम इसकी क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंट्स का काम यही है। मैंने आपको कहा था बस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हर मूवमेंट का क्या करो, ध्यान रखो, उसका बैठ के अकाउंटिंग करो, रिकॉर्ड मेंटेन करो, क्योंकि अगर आप ये इसको रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो फिर पता कैसे चलेगा कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज़ हुआ। तो प्रैक्टिकली समझिए एंट्री होगी कौन सी, कॉन्ट्रैक्ट ए अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल एक्स अकाउंट। तो यहाँ पे आप कहेंगे बाई कॉन्ट्रैक्ट ए इधर टू रॉ मटेरियल एक्स टू रॉ मटेरियल वाई टू लेबर टू एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। ओके, आपने कहा प्लांट एंड मशीनरी कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ होती है, बिल्डिंग्स में तो मशीनें भी लगती है, तो उसका डेप्रीसिएशन भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा होगा, वो सब खर्चे डेबिट होते जाएंगे और लास्ट में वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, तो इट इज़ अ लेजर अकाउंट, कीप इट इन माइंड, और उसके हिसाब से हर मोमेंट क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, और अपने आप फिर इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट लॉस हर साल आता जाएगा। हाँ, अपने को इस चैप्टर में ये सब अकाउंट नहीं बनाने, बनाना तो यही है, पर एक आगे जा कर के मैंने आपको कहा था एक सब चैप्टर और करेंगे अकाउंटिंग, जिसमें बैठ के हमको क्या करना है, सारे लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, उसकी एंट्रीज करनी है। तो इसी हिसाब से मैं आज बता रहा हूँ कि हर एक लेजर अकाउंट तो बनता ही है। अब हर चैप्टर में सारे खाते थोड़ी खोलते हैं। मैं आपने मान लीजिए कोई एक चैप्टर में सारी अकाउंटिंग करी, अब हर चैप्टर में बैंक अकाउंट बैठ के थोड़ी खोलेंगे, जबकि बैंक अकाउंट तो हर चैप्टर में हर एंट्री में कहीं ना कहीं आता ही है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द चैप्टर हम उसी अकाउंट पे क्या करते हैं, फोकस रखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। चलिए, अब ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या स्पेसिफिक इश्यूज आएंगे, वो थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, प्रिंट आ गया आपके पास में, देखिए एक मुझे दे दो, थैंक यू। देखिए मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग is a form of specific order costing। स्पेसिफिक ऑर्डर ही तो मिला आपको कि ये काम करके देना है। इट इज़ अ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर जॉब अंडरटेकन, हाँ जॉब भी लिया हमने, इज़ रिलेटिवली लार्ज, बड़ा होता है, नॉर्मली टेक्स पीरियड लॉन्गर देन अ ईयर टू कंप्लीट। तकलीफ सब बड़ी यही है, अगर सेम ईयर में ही ख़त्म हो तब तो WIP का झंझट ही ख़त्म, फिर तो आप कहेंगे खर्चा किया, सामने सेल लिखी, प्रॉफिट आ गया। प्रॉब्लम तो यही है कि इसमें वर्क इन प्रोग्रेस आता है और टाइम एक से ज़्यादा साल लग जाते हैं, इसीलिए ईयर वाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन ही तो इस चैप्टर का यूनिक फॉर्म है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूजुअली अडॉप्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स engaged in any type of contracts like construction of buildings, roads, bridges, erection of tower, setting up of plant, etc. Okay, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हैज़ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फीचर्स। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के फीचर्स क्या क्या हैं। हाँ, वैसे जब आप ग्रुप 2 में AS7 पढ़ेंगे, अच्छा कल से विल स्टार्टिंग ग्रुप 2 ऑल्सो। ओके, तो कल थर्सडे है ना, हाँ, तो विल बी स्टार्टिंग ग्रुप 2 फ्रॉम टुमारो। तो जिसको भी आना है 1 से 2, 2 से 3 एडवांस अकाउंट्स एंड देन FM, तो लंच वंच साथ में लेके आना, ठीक है। you'll have 15-20 मिनट्स मिनिमम ब्रेक होएगा ही लॉ और एडवांस अकाउंट्स के बीच में। चलिए, तो कमिंग बैक हियर, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो अकाउंट्स का है उसमें डेफिनेशन है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है, तो उसमें डेफिनेशन है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये सब चीज़ आ गई, रोड्स, ब्रिजेस, डैम एक्सेट्रा, एंड डिस्ट्रक्शन देयर ऑफ। मतलब बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्डिंग तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। कई बार होता है भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, हाँ, तोड़ने का मतलब ये नहीं कहा भाई बुलडोज़र लाया और बस ये लो एक दिन में, उसको भी बहुत ढंग से निकालते हैं। मालूम चला कि कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो सब पार्ट धीरे धीरे निकालो, वापस उसको भी क्या करेंगे, बेचेंगे एंड ऑल दैट। सो इवन डिस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन करना भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है।
अब फीचर्स देखिए। फर्स्ट, मेजर पार्ट ऑफ द वर्क इन कनेक्शन विथ ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ऑर्डिनरली कैरिड आउट एट द साइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब बिल्डिंग, ये तो है नहीं ठीक है गोडाउन में रेडी करके भेज देंगे भाई, मिठाई तो क्या होगी, हो गएगा मेरी दुकान में बन जाएगी, आप आके ले जाना। पर बिल्डिंग या रोड, डैम, ब्रिजेस, जिसकी भी बात करें, मेजर पार्ट ऑफ वर्क तो उस साइड पे ही होगा जहाँ होना है। आप कहें मेजर क्या सारा वहीं होता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। मैनी टाइम्स कुछ चीज़ें क्या हो जाएगी, कहीं और रेडी हो जाएगी, वहाँ से क्या हो जाएगी, उधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा कितना है, ऑल दैट। बट अदरवाइज मेजर काम तो उस साइड पे ही होना है। Bulk of expenses incurred by contractor are considered as direct। अब जब सब काम वहीं हो रहा है और वहीं खर्चे लग रहे हैं तो आप कहेंगे ये तो सीधे सीधे इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही है, इसमें इनडायरेक्ट क्या है। ठीक है, डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो सकता है। आप कहेंगे इनडायरेक्ट होता क्या है। सपोज कॉन्ट्रैक्टर जो है, अब बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपने यहाँ पे 8-10 इंजीनियर्स को भी रखेगा एम्प्लॉयमेंट में। कारण इतने कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, हर इंजीनियर को बोलता है आज तू ये साइड पे चेक करके आना, आज उधर जाना, ये करना। तो आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स वो भी क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में रखते हैं। अब वो जो इंजीनियर है वो आज इस कॉन्ट्रैक्ट पे आया, अगले दिन किसी और कॉन्ट्रैक्ट को देखने गया, कहीं और गया, तो अब उसकी जो सैलरी है, मैं डायरेक्टली ये नहीं कह सकता ये पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट एक ही है। समझिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक ही डायरेक्ट नहीं कह सकता। ओवरऑल आपने कहा मेरे 5 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, तो इन सब में ये इंजीनियर जाकर के क्या करता है, चेक करके आता है। तो उस इंजीनियर की सैलरी को मैं उन 5 कॉन्ट्रैक्ट में क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इनडायरेक्ट। पर इसमें जो भी मटेरियल लगा वो सीधा दिख रहा है, यहीं लगा, डायरेक्ट हो गया। इसमें जितने भी लेबर्स लगे हुए हैं वो सब क्या हो गए, डायरेक्ट हो गए। इसके लिए जितनी भी मशीनें आपने लगा रखी है उनका डेप्रीशिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, जो भी आपका खर्चा है वो इसी का है। और मान लीजिए बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, वापस आगे सब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। ठीक है, आपने रोड का कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया, आप सब कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर दिया कि इतना काम तू कर देना भाई, तो उसको जो पैसा दिया वो भी डायरेक्ट क्या हो गया, इसी कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा हुआ। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक फ़ायदा और है कि मेजर ऑफ द एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। हाँ, वैसे देखिए अपन जब ये मटेरियल वाले चैप्टर में आएंगे उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का और डिटेल क्लासिफिकेशन समझेंगे। पर फिर भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट का डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। एक स्मॉल एग्जांपल, चॉकलेट खाते हो आप लोग? उसमें इतना सोच रहे हो कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ। भैया नहीं, हाँ बोलते मैं कहूँगा निकालो, ठीक है, या ये लो, ठीक है। तो अंडरस्टैंड नाउ, एनी चॉकलेट, ठीक है, उसका जो रैपर होता है उस पर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं कि इस चॉकलेट को बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ। आप कहीं उसमें लिखा होता है कोको पाउडर यूज़ हुआ, तो मान लो मिल्क यूज़ हुआ, शुगर यूज़ हुई, कोई और फ्लेवर्स भी यूज़ हुए, और ड्राई फ्रूट वाली है तो आप कहेंगे चलो ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ हुए। तो जो जो उस चॉकलेट के अंदर मटेरियल का कंटेंट है, इट इज़ डायरेक्ट मटेरियल। अब वो जो चॉकलेट है उसको बनाने के लिए आप कहेंगे मशीनें चलानी पड़ती होगी, या मान लो अपने जैसे कढ़ाई होती है ना हलवाई वाली, कि हाँ भाई जैसे अपने हलवा बनाते हैं वैसे ही चॉकलेट भी बना रहा है। अब वो मशीन को रन करने के लिए देयर इज़ अ फर्नेस, हीटिंग चाहिए होती है ना, ठीक है। एक तो होता है हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट हो जाती है, दूसरा गैस से जनरेट हो सकती है, तीसरा आप कहेंगे कोल से भी जनरेट हो सकती है। तो फर्नेस, जो भी फैक्ट्रीज़ में जनरली फर्नेस होते हैं, दे आर कोल बेस्ड, कोयला। अब वो कोयला भी खूब सारा आ रहा है फैक्ट्री में, कोयला भी है तो मटेरियल ही, पर क्या चॉकलेट के अंदर है क्या? अभी देखो टूथपेस्ट तो आते हैं चारकोल वाले, ठीक है। हाँ, आपने कहा अभी तक चॉकलेट में तो ये फ्लेवर नहीं आया भाई, चारकोल चॉकलेट। तो अंडरस्टैंड दैट कोल इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चॉकलेट बट इट इज़ नॉट इन द चॉकलेट, ठीक है। तो वो डायरेक्ट नहीं होकर के क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। अच्छा, और भी ऐसे कई सारे, मान लीजिए अब वो मशीन है, ठीक है, उसके लिए आपने ऑयल ग्रीस भी रखा हुआ है भाई, हर थोड़े दिन में ऑयलिंग ग्रीसिंग करनी पड़ती है। वो ऑयल और ग्रीस भी है तो मटेरियल ही, मटेरियल तो बोलोगे हाँ ये भी एक मटेरियल है, ठीक है। अब वो मटेरियल चॉकलेट के अंदर तो नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट नहीं होकर के क्या हो गया, इनडायरेक्ट। अच्छा, ये जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट लेबर होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ओवरहेड्स इन दिस सब्जेक्ट। ओके, इसका मतलब
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीन अलग हो गए। और इनडायरेक्ट वाले तीनों को कंबाइंड क्या कहलाया जाता है? ओवरहेड्स। ओके, तो दैट इज हाउ वी हैव द डेफिनेशन इन दिस सब्जेक्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस और उसके बाद में ओवरहेड्स। लेबर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। हाँ, मैंने आपको कल ही कहा था लेबर का थोड़ा सुंदर नाम है। क्या नाम है? एम्प्लॉय कॉस्ट। हाँ, उसमें अपन लोग भी आते हैं। आपने कहा कंपनी में हमने ज्वाइन कर लिया भाई सीईओ करके, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो एम्प्लॉय कॉस्ट में अपन भी आ रहे हैं। लेबर कॉस्ट में फिर भी आप कहेंगे नहीं नहीं हम कैसे आ रहे हैं, अब वो एम्प्लॉय कॉस्ट में अपन भी हैं। तो अब आप कहेंगे हम तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जा नहीं रहे हैं, कोई पत्थर तोड़ नहीं रहे हैं, कोई सीमेंट लगा नहीं रहे हैं, तो जो आदमी इस कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली काम कर रहा है वो तो क्या हो गया? डायरेक्ट। पर अब दूसरे लोग जो भी हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली उसमें इंगेज नहीं हैं, उन सब की वेजेस जो है, उन सब की सैलरी जो है, वो आप कहेंगे क्या हो गया? इनडायरेक्ट। और वो इनडायरेक्ट सब किस में चला जाता है? ओवरहेड्स। पर एक कॉन्ट्रैक्ट का मेन फीचर क्या है? ज़्यादातर खर्चे तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर्स वाली जो कंपनी होती है ना, उसके मैक्सिमम खर्चे डायरेक्ट ही होते हैं, उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिवली कम होंगे। ठीक है, सो दैट वे इट सेज मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ, क्या बचेगा भाई? ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टोर्स, वर्क्स। ओके, तो ऑफिस के खर्चे हो गए, गोडाउन के खर्चे हो गए। जैसे मान लीजिए ये रॉ मटेरियल सब कहाँ स्टोर होता होगा? गोडाउन में। अब वो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे साइड से फ़ोन आया, क्या 100 बैग चाहिए भाई सीमेंट के, ठीक है भेज दिए। तो उस गोडाउन को मैनेज करने के लिए आपने एक स्टोर कीपर रखा हुआ होगा। अब वो स्टोर कीपर की जो वेजेस है वो डायरेक्ट तो नहीं होगी, क्यों? कि वो कॉन्ट्रैक्ट ए का भी ध्यान रख रहा है, बी का भी ध्यान रख रहा है, और तो और स्टेशनरी का स्टॉक का भी वही ध्यान रखता है। और स्टेशनरी का स्टॉक किसको चाहिए होता है? ऑफिस वालों को। आपने सीए लोग अपन कहेंगे हाँ भाई एक रिम भेज पेपर की, ठीक है, तो वो भी क्या है? मटेरियल है। सुनिए, पेन का स्टॉक क्या है? मटेरियल है। पर ये सब डायरेक्ट नहीं होकर के क्या हो गए? इनडायरेक्ट। तो अब वो स्टोर्स मैनेजर जो है, आप कहेंगे उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो सब खर्चे क्या हो गए? इनडायरेक्ट। ऑफिस जो भी बना हुआ है उसमें जो भी खर्चा लग रहा है वो सब क्या हो गया? इनडायरेक्ट। तो दैट वे इनडायरेक्ट खर्चे होंगे ही, ऐसी बात नहीं होंगे, बट उनका जो रेशियो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वालों में, जनरली इनडायरेक्ट खर्चे कम होते हैं, खर्चे डायरेक्ट वाले ज़्यादा होते हैं। A separate account is usually maintained for each contract. ये तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया। The number of contracts undertaken by contractor at a time is usually few. 2, 4, 5 कॉन्ट्रैक्ट एट अ टाइम होंगे। ये नहीं कि हमारे एट अ टाइम हज़ार कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। हाँ, होने को तो हो सकता है, मना नहीं हो सकता, बट नॉर्मल कोर्स में आप कहेंगे कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो भी होती है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग करती है, उनके पास नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एट अ टाइम जो होते हैं वो लिमिटेड होंगे। लास्ट पॉइंट, द कॉस्ट यूनिट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। अच्छा, ये अपन ने डिस्कस नहीं किया ना ये टर्म। If anyone can give any idea what is unit cost and what is cost unit? हाँ, कुछ आवाज़ आई थी। यूनिट कॉस्ट इज यूनिट की कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट? है हाँ, इट्स अ मेजरमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट। ओके, सो यूनिट का मतलब होता है मेजरमेंट। अब जैसे अपन बात करें मिल्क, आपने कहा भाई ₹50 पर लीटर। ओके, तो ये जो 50 रुपये है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक यूनिट की कॉस्ट। और वो एक यूनिट क्या है? 1 लीटर। ओके, आपने कहा दूसरा प्रोडक्ट है, मान लीजिए यू से कि घी, इट इज से ₹600 पर kg, ठीक है, तो 600 रुपये क्या हो गया? एक यूनिट की कॉस्ट।
और वो यूनिट क्या है, केजीज। अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। ओके, तो यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है। मीन्स ये फिनेंशियल वर्ड है, फिनेंशियली है ना, 50 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, तो ये जो अमाउंट है दैट इज कॉल्ड एज यूनिट कॉस्ट। अब दूसरा टर्म है कॉस्ट यूनिट, कि ये जो कॉस्ट है इसका यूनिट क्या है, मतलब केजी, लीटर, मीटर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉस्ट यूनिट। मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सो दिस इज नथिंग बट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। 50 रुपये यूनिट की कॉस्ट, वो यूनिट क्या है कि साहब 1 लीटर है, तो लीटर क्या हो गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है उसका मेजरमेंट का यूनिट क्या है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉस्ट यूनिट। अब जैसे ये पेन है, तो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, 1 नंबर्स, 1 पीस। इसमें वजन में भी कैलकुलेशन नहीं होगा, इसमें केजीज, लीटर, मीटर कुछ नहीं होगा, इसमें पीसेस में कैलकुलेशन होगा। हाँ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, चलो बताओ भाई, गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड में कैरेट, हाँ, गोल्ड की रेट हमेशा कैसे एक्सप्रेस की जाती है, देखिए ज़्यादातर ग्राम, और उससे ज़्यादा फेमस है पर 10 ग्राम। जब भी आप सोने का भाव पढ़ते हो ना, अखबार में आएगा 50,000 रुपये हो गया, वो 50,000 रुपये 1 ग्राम का नहीं होता है, 10 ग्राम का होता है। आप कहीं ये क्या 1 किलो का ही बता दो, वो थोड़ा सा एकदम भारी लगता है ना, 50 लाख रुपया किलो, अरे भाई इतना महंगा है। ठीक है, केसर, सैफरन, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट ग्राम ही होता है कि भाई 130 रुपया ग्राम, तो एकदम थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है ना, सीधा बोले 1,30,000 रुपया किलो, आप कहीं रहने दे भाई। ठीक है, फिर वो एक पत्ती भी आपको लगेगा नहीं नहीं बहुत प्रीशियस है, और 130 रुपया ग्राम हो, आप कहीं हाँ ठीक है। तो अंडरस्टैंड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डिफरेंट। ओके, हाँ, अपने जोधपुर की अगर मैं बात करूँ, गोल्ड में एक यूनिट और चलता है, तोला, कि 1 तोले का भाव ये है। ठीक है, इट इज़ 11.66 ग्राम समथिंग, तो वो भी मेजरमेंट है। हाँ, पुराने ज़माने में केजीज नहीं हुआ करते थे, इंडिया में मेजरमेंट का सिस्टम क्या होता था, मन, सुना होता, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 5 केजीज। आप यूके में जाओगे, वहाँ केजीज नहीं है, पाउंड है, अप्रॉक्सीमेटली 4.5 केजीज, 0.45 केजीज, मतलब 1 पाउंड इज़ हाफ अ केजी अराउंड। ओके, तो दैट वे यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है प्रोडक्ट वाइज भी अलग अलग होता है। अच्छा, सेम प्रोडक्ट का भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। ये पेन फैक्ट्री वाला जब बेचता है, एक एक पेन बेचेगा क्या, वो क्या करेगा, पूरा कार्टून। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये पेन बॉक्स में आता है, जैसे ये बॉक्स है, इट हैज़ 10 पेन्स। फैक्ट्री वाला एक एक बॉक्स भी नहीं बेचता है, कहेगा एक कार्टून में ऐसे 50 बॉक्स आएंगे, आपको तो एक कार्टून लेना पड़ेगा। यूँ नहीं फैक्ट्री पहुँच गए, एक पेन देना तो। ठीक है, तो उसके लिए ये पेन का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा, पर कार्टून। क्लियर। अब दुकानदार जो है, होलसेलर, ठीक है, वो रिटेलर को देता है, वो भी एक एक पेन नहीं देगा, कहेगा एक एक बॉक्स दूंगा, तो उसके लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा, पर बॉक्स। और रिटेलर के पास जब अपन पहुंचते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा, पर पेन। ओके, एक ही प्रोडक्ट है, अलग अलग बिजनेसमैन के लिए उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट को क्या कहा जाता है, कॉस्ट यूनिट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, और यूनिट कॉस्ट क्या है, उस यूनिट की कॉस्ट कितनी है। तो ये तो रुपए की बात कर रहा है, ये क्वांटिटी की बात कर रहा है। ओके, तो अब इसमें हमारे क्या लिखा हुआ था, द कॉस्ट यूनिट, मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। आप कहेंगे कि अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट ए है, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, ये खुद अपने आप में यूनिट ही है। इसमें ये नहीं होगा अच्छा बिल्डिंग बना रहे हो, एक काम करो केजीज में वैल्यूएशन कर लो, 3 फ्लोर की बिल्डिंग 5,000 किलो की हुई,
ठीक है, रेट निकाल लो पर किलो कितना आता है, नहीं निकालोगे ना। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट खुद ही है। जबकि अगर ये पेन वाला एग्जाम्पल हो, आपने कहा हाँ मैंने पेन का मान लो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, आपने कहा चलो मिठाई का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना देता हूँ, जॉब कॉस्टिंग थी ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दिया, कॉस्ट निकाल दी, क्या 100 किलो मिठाई की कॉस्ट 5,000 रुपये आई। पर वहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट जनरली क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं होगा। वहाँ तो आप कहेंगे 100 किलो की 5,000 आई तो 1 किलो की ये रेट आई। तो समझिए बाकी बिजनेसेस में तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो कुछ अलग हो सकता है और अकाउंट जो बनेगा वो किसी और क्वांटिटी का हो सकता है। जैसे कल मैंने एग्जांपल लिया था बैच कॉस्टिंग। अब बैच कॉस्टिंग में आप समझिए एक बैच अकाउंट बना दिया, अब उस बैच के अंदर 100 यूनिट बनाए, अब कॉस्ट तो 100 यूनिट्स की आई, तो आप कहेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक बैच होगा क्या, नहीं, उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, पर पीस जो हमने बनाया। कॉस्ट आपके 100 यूनिट्स की आई है, पर लास्ट में जब 100 यूनिट की कॉस्ट निकाल के वापिस क्या करोगे, डिवाइड बाई 100 करके पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉस्ट निकाल ली, अब डिवाइड किससे करना है, कुछ नहीं, आपने कहा एक यूनिट ही है। कॉन्ट्रैक्ट ए मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने कहा बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, अब आपने कहा बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट में 50 लाख रुपए लगे, और ये अगर कोई बैच होता ये पेन वाला 50 लाख लगे, आप पूछते कितने पेन बने, मैं कहूँगा 1 लाख पेन बने, आप कहेंगे ओके रेट निकाल दो पर पेन। बिल्डिंग में होगा क्या ऐसा, 50 लाख डिवाइडेड बाई कितनी बिल्डिंग बनेगी, एक ही तो बनी है, तो डिवाइड उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट खुद है, तो उसके लिए कोई अलग से रेट निकालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का कुछ फीचर हुआ। हाँ आप देखिए आगे क्या लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट टेक्स लॉन्गर पीरियड टू कंप्लीट and the result of a contract can be known only after completion of contract. To have a better control over the contract and the cost, it is necessary to have an idea of profitability of contracts at regular intervals or at least in a year. हर साल कम से कम आप कहेंगे हिसाब तो लगाओ भाई क्या है। For this purpose, contractor needs to calculate expected profit, notional profit for a contract. It is also helps in profit comparison for a period and provides a good basis of performance measurement and evaluation of those who are engaged in contracts. The expected or notional profit in respect of each contract in progress, that is incomplete, is transferred to costing P&L account for the year to determine overall profitability of contractor. अब ये सेंटेंस कह रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लंबे चलते हैं, तो इसलिए हर साल एटलीस्ट साल में एक बार तो उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इवैल्यूएट करना ही होता है। और जब अपन 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, देखिए वैसे तो आप कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट का एक काम करो, बिल्डिंग का बनाना हो ना, 3 साल का इकट्ठा एक ही खाता बना लो, तो प्रॉफिट कब पता चलेगा, 3 साल के बाद। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि नहीं ये नहीं चलेगा, आप तो हर साल का क्या करो, एटलीस्ट हर साल का एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ब्रेक करो, उसको वर्क इन प्रोग्रेस लिखो, फिर वापस ब्रॉट डाउन करो, ताकि क्या होगा हर साल प्रॉफिटेबिलिटी पता रहेगी। आप कहेंगे क्या उखाड़ लोगे उससे, हर साल पता करके, भाई कॉन्ट्रैक्ट में जो आदमी लगे हुए हैं उसको टाटा बाय बाय करना है, पता चला कि बहुत कॉस्ट आ रही है, भाई पहला साल हुआ आपने इतना कैसे खर्चा हो गया, पता चला कि वो जो आदमी वहाँ लगा हुआ है उसने अपना घर भी साइड में बना लिया, ओके तो आप कहेंगे ठीक है उसको चेंज करो, कंट्रोल करो, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, क्यों लग रही है, ठीक है वेस्टेज हो रहा है तो क्यों हुआ, वो सब आप प्रॉपरली इवैल्यूएट कब कर पाओगे, जब आप हर साल प्रॉफिटेबिलिटी इवैल्यूएट करो। क्योंकि कई बार होता है ना नींद तभी खुलती है जब प्रॉफिट की जगह लॉस दिखता है, बाकी तो आप कहेंगे हम बस दौड़ ही रहे थे, पता लगा सब कुछ बढ़िया है, लास्ट में पता चला मामला तो सब गड़बड़ है। तो इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, इन ऑर्डर टू रिवॉर्ड द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, भाई एम्प्लॉय भी देखेगा ना, अभी साल भर मेहनत कर ली, देखो मैंने इतना कॉस्ट आपका बचाया, वो चिल्ला तो साल भर से रहा था, अच्छा ठीक है अभी तेरा प्रॉफिट निकाल के देख लेते हैं, हाँ वाकई में प्रॉफिट अच्छा आया है, चल तेरे को ये बोनस मिलेगा, ये इंक्रीमेंट मिलेगा, ये पोजीशन इंप्रूव होगी। तो ये सारे डिसीजंस लेने के लिए ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव दैट फिगर। तो इसलिए हम हर साल के एंड में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो एक बार क्लोज करते ही करते हैं, ताकि हर साल का प्रॉफिट आ जाए। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, सबसे पहला है मटेरियल। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑल मटेरियल्स विच आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन आर डायरेक्ट। जितने भी मटेरियल लगे, देखिए वो चॉकलेट वाले केस में तो कोयला क्या था,
इनडायरेक्ट था। यहाँ तो आपने कहा हाँ जो मटेरियल डाला, बिल्डिंग बन रही है, आपने कहा सीमेंट, सैंड, ठीक है, और भी मटेरियल, केमिकल लाए, ये लाए, कुछ भी लाए हो, सब कुछ डायरेक्ट मटेरियल ही होंगे क्योंकि सीधा सीधा उसके अंदर यूज़ आया ही है। द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एज एंड व्हेन द सेम इज इशूड ऑब्लिक सेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये मटेरियल वाला पॉइंट खूब सारे डिस्कशन है इसमें समझने के लिए। जैसा अभी मैंने आपको कहा था, हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है ये क्या है, लेजर अकाउंट है। इसका मतलब मटेरियल अगर रोज़ इश्यू हो रहा है तो इसमें रोज़ रोज़ एंट्री होगी। हाँ, क्वेश्चंस में नहीं होगा ऐसा, बट रियल लाइफ की बात करूँ, आपका मान लीजिए साल भर कॉन्ट्रैक्ट चला, साल में 50 बार गोडाउन से मटेरियल भेजा गया, तो इसमें एंट्रियाँ एक नहीं कितनी दिखेगी, 50। क्वेश्चन इतनी बेरहमी नहीं करता है, वो जोड़ के ही देता है, काम खत्म हुआ। अब मान लीजिए हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है बिल्डिंग का, ठीक है, से सरदारपुरा में, और एक और कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है पावटा में। तो जितने कॉन्ट्रैक्ट सबके अलग अलग अकाउंट्स। अब रॉ मटेरियल सीमेंट, एक आध और रॉ मटेरियल ले लें, सैंड। अब कॉन्ट्रैक्ट में सीमेंट भेजी जाएगी, तो सपोज़ सरदारपुर वाले ने कहा भाई 100 बैग सीमेंट के भेज दो, तो जैसे ये 100 बैग भेजेगा यहाँ पे क्रेडिट होगा, भाई ये स्टॉक अकाउंट की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, बाई कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा वाला, सरदारपुरा वाला, सपोज़ 10,000 रुपये का मटेरियल भेजा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रॉ मटेरियल, कौन सा वाला, सीमेंट, 10,000 का। मतलब जैसे ही 100 बैग भेजे एंट्री हो गई, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट हो गया ना। बैग भेजने का मतलब क्या ये हो गया कि सीमेंट लग गई, ये तो भेजे हैं, इट डज नॉट मीन्स कि हाँ भाई जैसे आई हाथा भाई खोल और ठीक है चिपकाओ फटाफट लगा दो। पता चला कि साल भर में वो जो 100 बैग हमने भेजे हुए हैं अभी तक, वहाँ पर उसमें से 80 बैग तो हमने यूज़ कर लिए, 20 बैग तो अभी भी साइट पे ही पड़े हैं। तो क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में पूरे 10,000 रुपये की कॉस्ट डेबिट कर दूं? आप कहेंगे इसमें से अभी तक तो 80 बैग ही यूज़ हुए हैं, तो 8,000 ही डेबिट होनी चाहिए, 2,000 रुपये का तो सीमेंट अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ। तो आप कहें यूज़ नहीं हुआ तो वापस थोड़ी भेजा है। हाँ, अगर वापस भेज दे तो क्या होगा, उसने 20 बैग वापस भेज दिए, भाई नहीं चाहिए। हाँ, तो जब मटेरियल आया तो डेबिट हुआ, रिटर्न होगा तो आप कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में तो हम क्या करते हैं, परचेज लेस रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे लेस करने का सिस्टम नहीं है क्योंकि ये फाइनल अकाउंट्स नहीं है, ये लेजर अकाउंट है। रिटर्न हुआ तो यहाँ वापस से एंट्री हो जाएगी, बाई रॉ मटेरियल सीमेंट के 2,000 रुपये का मटेरियल रिटर्न कर दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, वापस स्टॉक आ गया। पर मान लो रिटर्न किया जब, तो ये एंट्री हो जाएगी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में समझिए मटेरियल सेंट आएगा, ये कंज्यूम नहीं है, क्या है, मटेरियल सेंट। ट्रेडिंग अकाउंट में भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखते ही हो, परचेज लिखते हो, परचेज रिटर्न लिखते हो, वैसे ही आप कहेंगे परचेज है तो सामने परचेज रिटर्न। अब मान लीजिए उसने रिटर्न तो नहीं किया, कि अभी रिटर्न क्यों करूँ, कॉन्ट्रैक्ट कोई ख़त्म थोड़ी हुआ, ख़त्म होने पे तो बचा हुआ माल सब क्या होगा, रिटर्न होगा, पर अभी ख़त्म थोड़ी हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, सुनिए ध्यान से, कल तक तो अपने सिर्फ WIP था कि ईयर एंड में इस कॉन्ट्रैक्ट का वर्क इन प्रोग्रेस कितना हो चुका है। वो वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसमें सिर्फ वो 80 बैग सीमेंट ही कंसिडर होगा। आर्किटेक्ट आएगा कि हाँ फर्स्ट फ्लोर बन गया, वो सब वैल्यूएशन करेगा कि अच्छा ये काम हो गया, ये हो गया, तो वो जो काम देखेगा उसमें तो वो 80 बैग सीमेंट लगे हैं वही आए। जो 20 बैग सीमेंट गोडाउन में पड़े हैं वो तो वर्क सर्टिफाइड के अंदर कभी भी आने वाले नहीं हैं, तो वो मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पर आएगा। वी कॉल इट एज बाई मटेरियल एट साइट। मटेरियल कहाँ पे पड़ा है, साइट पे, उस लोकेशन पे पड़ा है। तो समझिए क्योंकि मटेरियल जितना भेजा पूरा डेबिट कर दिया, तो जो मटेरियल अभी तक काम नहीं आया और साइट पे ही पड़ा है वो क्लोजिंग बैलेंस की तरह ही है।
देखिए अपन वहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में बाई क्लोजिंग स्टॉक लिख के रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स लिखते थे, यहाँ पे भी यही लिख रहा हूँ, बाई क्लोजिंग स्टॉक एक WIP और ये रॉ मटेरियल। क्लियर? तो अगर मटेरियल यूज़ नहीं हुआ, साइड पे पड़ा है, तो वापस से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में आएगा एज अ क्लोजिंग बैलेंस। और अगर मटेरियल रिटर्न कर दिया तो वापस से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट मैटर, 100 बैग भेज दिए, अब 80 बैग तो यूज़ हो गए, वो 20 बैग पड़े थे, उन्होंने कहा हमारे सीमेंट का काम सब ख़त्म, नहीं चाहिए और सीमेंट, ये 20 बैग वापस भेज दो गोडाउन में। गोडाउन पता चला बोरनाडा में, गोडाउन तो आउटस्कर्ट्स में ही होते हैं, और इधर ये पावटा वाले ने बोला है कि हमको भी 50 बैग सीमेंट के चाहिए। तो अब क्या करें, इधर 20 बैग पड़े हैं, तो सरदारपुरा से पहले तो 20 किलोमीटर दूर भेजें बोरनाडा, फिर वहाँ से वो 20 बैग प्लस 30 बैग वापस पावटा भेजें, जहाँ बीच में सरदारपुरा भी आएगा। हाँ तो क्या करना चाहिए, आप उसको बोलेंगे रुक जा भाई, वहाँ बोरनाडा से रवाना होगी टैक्सी 30 बैग्स लेकर के, यहाँ रुकेगी, 20 बैग ऐड करेगी और पावटा ले जाएगी। होगा? सही है, लॉजिकल यही होगा, बिजनेस वैसे ही होता है। तो आप समझिए, जैसे बिजनेस होगा एंट्री भी वैसे ही होगी। अब आप कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट सरदारपुरा से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पावटा मटेरियल क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, क्या एंट्री करूं भाई, पावटा डेबिट टू सरदारपुरा, वो 11वीं 12वीं में होता था ना, क्या रिसीवर को डेबिट करो, क्या था, बस तो वही वाला लॉजिक लगाया, बाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पावटा कितना 2000 रुपये, इधर टू कॉन्ट्रैक्ट सरदारपुरा 2000, हो गया शिफ्टिंग। कुल मिला के इस कॉन्ट्रैक्ट में नेट मटेरियल वही रहेगा जो इसमें यूज़ हो चुका है, या तो रिटर्न कर दोगे या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भेजोगे, और नहीं तो क्लोजिंग में आएगा, कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होगा ही। नेट तो अगर वो 80 बैग यूज़ हुए हैं तो 80 ही रहेंगे, चाहे आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, चाहे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भेज रहे हैं, चाहे क्लोजिंग बैलेंस में आ रहे हैं। क्लियर? तो इसका मतलब मटेरियल सिर्फ सेंट जो किया वही नहीं आएगा इस कॉन्ट्रैक्ट में, जो मटेरियल रिटर्न हुआ वो क्रेडिट होगा, जो मटेरियल दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भेजा वो क्रेडिट होगा, जो मटेरियल अभी साइड पे पड़ा है अगले सालों में यूज़ आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस में आएगा। आप कहीं क्लोजिंग में अगर आ गया फिर क्या होगा, तो अगले साल ओपनिंग बैलेंस में भी तो लिखोगे मटेरियल एट साइट, फिर वो अगले साल यूज़ आ जाएंगे तो अपने आप वो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर अगले साल के वर्क इन प्रोग्रेस में इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, तो दैट इज़ हाउ इट वुड बी मैनेज्ड। अब जहाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है, पड़ोसी उसने कहा कि यार एक बैग मेरे को देना, तो मेरे यहाँ कोई थोड़ी रिपेयरिंग करानी है। हाँ जी, तो आपने कहा ठीक है भाई तुम ले लो, एक बैग उसको दे दिया। हाँ पूछ के, हाँ कैसा भी मांग रहा है कि हाँ दे दे भाई, नहीं तो कल गोचेबाजी करेगा काम करने में। तो नाउ यू गेव 1 बैग टू द नेबर। हाँ 100 रुपये का, क्या करूं भैया, रहने दूं, है जी, चैरिटी। हाँ नहीं नहीं, आपने कहा ठीक है ले जा भाई, 125 रुपये लगेंगे, ठीक है। हाँ 100 का था और 125 में दे दिया। हाँ भाई अब ठीक है, ठीक है। बाकी एकदम चेहरे मासूम से एकदम उदास से हो गए, अगर ये एज इफ अपनी जेब से कोई छीन के ले गया हो। हाँ तो आप समझिए, आपने एक बैग प्रैक्टिकली समझिए बेच दिया, ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। वो गोडाउन वाला ने कहाँ वापस भेजेगा, तो वहीं भेज दे। लास्ट में ऐसा भी तो हो सकता है ना, 20 बैग बच गए, आपने कहा गोडाउन भेज दूँ क्या, ठीक है, नहीं पड़ोस में काम चल रहा है, वो कह रहा है हमको दे दो, पॉसिबल है, ठीक है। आपने कहा उसी को दे दे भाई, गोडाउन भेजने में कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो अब मान लीजिए वो 100 वाला चाहे 80 में बेचा, चाहे 120 रुपये में बेच दिया, यू सोल्ड इट, तो कुल मिला के इस कॉन्ट्रैक्ट में से तो हटाना पड़ेगा ना। अब आप क्या करूं भाई, वो जो एक बेच दिया मैंने माइनस कर दूं यहाँ से। हाँ देखो मैंने आपको कहा था वो दिमाग से थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट हटाओ, क्योंकि हम जैसे ही माल भेजा, मान लीजिए 2 अप्रैल को भेजा, उस दिन एंट्री कर चुका हूँ अकाउंट्स में। अगर कोई एंट्री हो गई, आपने कहा ये तो गलत हो गया, सही करना है, तो मिटा के सही करने का सिस्टम ही नहीं है अपने आप पे, तो क्या है एक एंट्री और कर दो,
वो अपने बच्चों ने सुना होगा ना भाई, ये लाइन है, ठीक है, इसको बिना कुछ किए छोटी करो, तो क्या तरीका होता है, एक लाइन और खींच दो। अकाउंट्स में भी यही सिस्टम है, गलती हो गई कोई बात नहीं, एक एंट्री और कर दो, ठीक है, ये नहीं जो एंट्री की थी उसको मिटा के सही कर देंगे, ठीक है। वंस इट इज़ डन, नाउ रेक्टिफाई करना है, अब एक दो एंट्रियाँ जो भी है वो और करके करो। तो यहाँ पे लेजर अकाउंट में पोस्टिंग हो गई, आपने कहा ये तो बेच दिया, कोई बात नहीं, बेच दिया तो बाई बैंक। आपने कहा 100 की जगह 120 में बेच दिया, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 2 P&L। मशीनें भी तो बेची आपने 11th-12th में खूब बार बुक्स में, ठीक है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाए हुए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बेचा बाई बैंक, सामने 2 P&L, लॉस हुआ तो बाई P&L, बस ये वही किया है। ये कॉस्ट इधर आई हुई है, ये सेल हो गया, और ये उसका प्रॉफिट P&L में अलग से चला गया। रीज़न, ये प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है। आप एक काम करो, सिर्फ सेल लिख दो, ये अलग से क्यों लिख रहे हो? नो, ये प्रॉफिट जो हमने कमाया, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो आप कहेंगे हमने ये स्टॉक की ट्रेडिंग करके कमा लिया है, तो ये प्रॉफिट तो सीधा सीधा कहाँ जाना चाहिए? P&L में। इसको मैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करूँगा। देखिए, अगर मैं इसको नहीं लेता हूँ तो ये किस में आएगा? कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट में, नेट प्रॉफिट में। वो नहीं करना है, ये अलग से P&L में जाएगा। और मान लो मैंने 80 रुपये में बेच दिया, तो कोई बात नहीं, 20 रुपये बाई लॉस इधर आ जाएगा। तो अगर कोई मटेरियल जो सूटेबल नहीं था या एक्सेस था या जो भी कारण से आपने अगर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो उस केस में वापस से क्रेडिट होगा उसकी सेल वैल्यू, और उसका प्रॉफिट लॉस जो है वो अलग से सीधा P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 2 बैग गायब हो गए हैं जी, हाँ जी, गायब हो गई, पता ही नहीं कहाँ गए, तो लॉस हो गया। हाँ, लॉस बाई थेफ्ट। देखिए, अपन ट्रेडिंग में तो क्या करते थे, परचेज में से माइनस करते थे, अब सामने लिखना भी तो माइनस ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई मटेरियल लॉस्ट, और वो लॉस कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो समझिए, द कंक्लूजन इज, मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नेट मटेरियल उतना ही आना चाहिए जितना इसमें यूज़ हुआ। आपने भेजा, इधर चला गया, उधर चला गया, चोरी हो गया, चाहे वहाँ पड़ा है, सारे के सारे वापस क्लोजिंग में आएंगे। अच्छा, कई बार मटेरियल जो है, एक तो आता है गोडाउन में से, दूसरा कहाँ से आ सकता है? दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से आया ना, इसके पास कौन सा था, पावटा वाले के पास सरदारपुरा से आया, जैसा मतलब मटेरियल अदर कॉन्ट्रैक्ट से आ सकता है, गोडाउन से आ सकता है, डायरेक्ट परचेजेस भी हो सकता है। उसने कहा सीमेंट भेजो साहब 200 kgs, 200 बैग। अब वो ज़रूरी थोड़ी हमेशा पहले आप सप्लायर से बोरानाडा मंगाओगे, फिर वहाँ से रवाना करोगे, पता चला सप्लायर भी जालोरी गेट में ही है, तो आप क्या करोगे? सप्लायर को बोलोगे भाई 200 बैग चाहिए, ठीक है, गोडाउन भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप तो क्या करो, सीधा साइड पे भेज दो। और अदर रियल लाइफ में यही ज़्यादा होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बल्कि नेचर का होता है। हर चीज़ आपको, अब वो इतना ट्रांसपोर्टेशन आप बार बार थोड़ी लगाओगे, तो आप सीधा सप्लायर को ही बोलते हो कि यहीं भेज देना, तो डैट बिकम्स माई डायरेक्ट परचेज। अब जैसा भी है, मटेरियल चाहे गोडाउन से आया, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट से आया, चाहे डायरेक्ट परचेज हुआ, डेबिट होएगा। और मटेरियल चाहे गोडाउन में वापस रिटर्न किया, चाहे दूसरे आपने कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिया, चाहे बेच दिया, चाहे चोरी हो गया, चाहे वहाँ पड़ा है, वो सब वापस से क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और बेचने वाले के केस में प्रॉफिट लॉस भी अलग से P&L में जाएगा। लिखो भाई। तो देखिए, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑल मटेरियल्स विच आर used for construction are direct material. Contract account is debited with cost of material as and when the same is issued or sent to contract. लिखे, following material costs are debited. Following material costs are debited. कौन कौन से होंगे भाई? Material received from godown, material received from godown, फिर क्या है भाई? received from other contract, material received from other contract, फिर
material directly purchased for contract, material directly purchased for contracts, हाँ जी, फिर लिखिए नेक्स्ट, following materials will be credited, following materials will be credited इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स। अब ये वाले मटेरियल हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। लिखो पहला, मटेरियल रिटर्न, मटेरियल रिटर्न्ड टू गोडाउन। नेक्स्ट, मटेरियल ट्रांसफर्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, material transferred to other contract, material destroyed, next material destroyed, हाँ जो मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी हो गया फॉर एनी रीज़न, तो आप इसको क्रेडिट कर रहे हो, इसका मतलब इफेक्टिवली वो लॉस कहाँ जा रहा है, P&L में। ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस ट्रांसफर टू P&L, loss transferred to P&L. नेक्स्ट, मटेरियल सोल्ड, जो मटेरियल बेच दिया, मटेरियल सोल्ड, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, क्रेडिट। हाँ ब्रैकेट में लिखिए प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, हाँ बेचने पे जो फ़ायदा नुकसान हुआ, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L, will be transferred to P&L. हाँ लास्ट लिखो अब एक, ये सब तो हो गए, मटेरियल ये क्रेडिट होगा। द मटेरियल एट साइट, हाँ अगला पैराग्राफ लिखिए, मटेरियल एट साइट एट एंड ऑफ द ईयर। हाँ जी, तो वैसे तो क्रेडिट ही हो रहा है, मटेरियल एट साइट एट एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, will be treated as closing balance, will be treated as closing balance, and thus credited to contract account, and thus credited to contract account। ठीक है भाई, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट में आएगा और वो अगले साल के ओपनिंग बैलेंस में अपने आप डेबिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ भाई मटेरियल के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो क्वेश्चन में आपको कई सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं, मटेरियल सेंट, डायरेक्टली परचेज, मटेरियल रिटर्न, मटेरियल ट्रांसफर्ड, तो ध्यान रखना है डेबिट कौन सा करना है, क्रेडिट कौन सा करना है। स्पेशली सेल वाले का स्पेशल ध्यान रखना है। मटेरियल अगर बेचा है तो सेल वैल्यू क्रेडिट होगी, प्रॉफिट हुआ डेबिट में आएगा, लॉस हुआ तो क्रेडिट में आएगा, वो प्रॉफिट लॉस भी रिकॉर्ड होगा ही होगा। हाँ नेक्स्ट खर्चा कौन सा है भाई, एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट। हाँ इसमें बेचारे में कोई झगड़ा नहीं ज़्यादा, क्योंकि इसका स्टॉक हो नहीं सकता। हाँ आप कहेंगे कि आदमी इधर भेजा वापस उसको उधर रवाना कर दिया हो तो वो तो जब आदमी वहाँ से रवाना होगा, ठीक है, समझिए। लेबर कॉस्ट तो चार्ज करने का सिस्टम क्या रहता है, ये नहीं भाई सुबह सुबह 100 आदमी आए तो यहाँ पे रॉ लेबर अकाउंट में ये थोड़ी होता है कि इनपुट करोगे 100 फिर आप कहेंगे 50 इधर भेजे 50 उधर भेजे। नो, लेबर में ऐसे अकाउंटिंग नहीं होती। लेबर में आपने सबसे पहले आदमियों को ख़रीदा नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट नंबर्स। मटेरियल में तो कंसर्न अबाउट नंबर्स कि 100 किलो 50 किलो, यहाँ ये नहीं 100 आदमी 50 आदमी, सुबह 50 आदमी भेजे, शाम को 80 रह गए, 20 कहाँ गए, नथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ पे भी नहीं हमने 2 आदमी तो पड़ोसी को भेज दिए, ठीक है, नथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग टू हैपन। तो कॉन्ट्रैक्ट में तो एग्जैक्टली जो लेबर ने काम किया, आपने मतलब ऐसा समझिए कि शाम को एक तरह से रिपोर्ट आ गई कि ये आदमी आज इतने यहाँ पे थे इतने यहाँ पे थे, उसके हिसाब से सीधा वो लेबर कॉस्ट क्या होगी उस कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज हो जाएगी, इवन इफ चाहे एम्प्लॉय को पेमेंट हुआ चाहे नहीं हुआ, मतलब वो वाली आउटस्टैंडिंग वाली बात हो गई। तो यहाँ तो जितना खर्चा हुआ जिस कॉन्ट्रैक्ट का वो डेबिट हो जाएगा। सो देखिए, वर्कर्स एम्प्लॉयड ऑन द साइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर रिगार्डेड एज डायरेक्ट एम्प्लॉयज इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द टास्क दे आर डूइंग।
क्लियर? आपने कहा हमने एक आर्किटेक्ट को तो बोल रखा है रोज़ यहीं जाना है, यहीं बैठे रहना है, ठीक है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे दिमाग ही नहीं लगाना है, तो इवन वो आर्किटेक्ट का जो हमारा सैलरी है वो भी क्या हो गया, इस कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, so irrespective of the task performed and the wages paid to them are charged to the concerned contract directly. If an employee is engaged concurrently in other contracts also, आपने कहा उसको बोला हुआ इधर भी ध्यान रखना है, इधर भी ध्यान रखना है, सुबह इधर जाएगा दोपहर में इधर आएगा, तो दोनों जगह काम कर रहा है, तो क्या करूँगा, उस एक आदमी की तनख्वाह को दोनों में डिवाइड कर दूंगा। ओके, देन द टोटल वेजेस पेड इज अपॉर्शनड टू द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन सम रीजनेबल बेसिस, यूजुअली टाइम बेसिस। कई बार होता है आपके एक्सपर्ट वर्कर्स हैं, भाई वर्कर भी दो तरह के होते हैं ना, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड, अपन मारवाड़ी में बोलते हैं कारीगर और एक मजदूर, ओके, कंस्ट्रक्शन में। तो आपके पास जो स्किल्ड वर्कर्स है, सपोज यू हैव अ पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन फ्लोरिंग, अब पता चला यहाँ पे तो 4 घंटे का ही काम है, तो फ्लोरिंग वाला आदमी को सुबह इधर भेजा, 4 घंटे इधर काम किया, फिर उसको बोला अब उस कॉन्ट्रैक्ट पे चला जा, वहाँ जाके काम कर, तो इवन है तो डायरेक्ट वेजेस वाला ही, बट उसने क्योंकि एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया तो उसकी वेजेस को फिर दोनों में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ, कहेंगे हम इतनी मेहनत कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन कहेगा तभी करेंगे, और वैसे 90% ऑफ द टाइम तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक कॉन्ट्रैक्ट का ही आता है। हाँ, फिर कभी कभी 2 वाला आ जाता है, तो मैंने आपको शायद बताया भी था 2 कॉलम में बना लेंगे, 2 बार नहीं बनाएंगे। अब उसमें भी आपने कहा एक आदमी ने दोनों जगह काम किया तो क्वेश्चन कहेगा, और क्वेश्चन रेशियो भी देगा कि इसने इतना टाइम यहाँ डिवोट किया, इतना वहाँ डिवोट किया, या परसेंटेज में दे देगा 40% इसमें चार्ज करना है, 60 इसमें चार्ज करना है, तो उसकी वेजेस हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ एनी आर डायरेक्टली चार्ज टू द कंसर्न्ड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो अगर कोई और डायरेक्ट खर्चा दिया हुआ है, जैसे सब कॉन्ट्रैक्ट पे आपने कोई काम करवाया, तो वो खर्चा उस कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, चार्ज कर देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, indirect expenses such as expenses of engineers, surveyors, supervisors, corporate office, etc. may be distributed over several contracts on a certain reasonable basis as overheads। ये नाम आपको आज बताया ही था। तो जितने भी बचे हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में हम किसी सूटेबल बेसिस पे बांटेंगे। आप कहेंगे सूटेबल बेसिस क्या होता है, तो वैसे तो जब हमारा चैप्टर आएगा ना ओवरहेड्स वाला, पूरा चैप्टर है उसका, तो उसमें कई सारे बेसिस अपन समझेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में तो जो भी होगा क्वेश्चन विल गिव यू। मान लीजिए इंजीनियर का दे दिया कि इसकी सैलरी 5 लाख है, और कॉन्ट्रैक्ट तो आपको एक ही दिया सॉल्व करने को, कह दिया किसी इंजीनियर की सैलरी का 20% इसमें चार्ज कर लेना, तो अपन तो जो दिया है सीधा सीधा उसका अमाउंट चार्ज कर लेंगे। इस चैप्टर में अपने को वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सूटेबल बेसिस क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरीज, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कई सारी मशीनरीज यूज़ होती है, तो अब वो मशीनरीज जो भी कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हुई, तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स उसका जो ऑपरेशंस का खर्चा है, उसका जो डेप्रीशिएशन का खर्चा है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में क्या होना चाहिए, डेबिट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है एक मशीन 4 महीने तो इस कॉन्ट्रैक्ट में काम आई, फिर बाद में यहाँ पे काम आई, तो कोई बात नहीं, 4 महीने का डेप्रीशिएशन इधर, बाकी का डेप्रीशिएशन इधर, वही बांटने वाला काम करना है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट, सिंस मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन एट साइट, so contractor has to send plant and machinery at its site. The contract account is debited with the cost oblique opening WDV of plant and sent to site. अब ये क्या लिखा हुआ है, जैसे मटेरियल भेजा तो अपने डेबिट कर दिया, मटेरियल सेंट। अभी किया था ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कि मटेरियल आया आपके साथ, टू रॉ मटेरियल सेंट, वापस रिटर्न हुआ तो बाई रॉ मटेरियल रिटर्न। क्लियर? वैसे ही हम प्लांट एंड मशीनरी में भी क्या करते हैं, मान लीजिए एक 10 लाख का मशीन उधर भेजा, तो इसमें डेबिट ही कर देते हैं, टू प्लांट एंड मशीनरी पूरा 10 लाख। अब ये क्या डायरेक्ट डेप्रीसिएशन लिखो ना, तो ठीक है 10 लाख लिख दिया, ईयर एंड तक मशीन वहीं लगी हुई है अभी भी, 1 साल का डेप्रीसिएशन 1 लाख रुपया हुआ। तो मैं यहाँ पे वापस जब बाई मटेरियल एट साइट लिखूँगा, वैसे ही बाई प्लांट एट साइट कितना, 9 लाख रुपए। नेट तो क्या लिखा,
1 लाख ही लिखा है। हाँ, अगर आपको लगता है ये तो बहुत मेहनत वाला काम है तो आप 1 लाख भी लिख के आ सकते हो, नंबर सेम मिलते हैं। मतलब 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं क्या लिखूं, प्लांट सेंट, ठीक है, प्लांट एट साइट, या रिटर्न हो गया तो बाई प्लांट रिटर्न। मतलब उस केस में क्या होगा, इधर ओपनिंग डब्ल्यू डेबिट हुआ, वापस क्लोजिंग डब्ल्यू या कॉस्ट और डब्ल्यू, और ये नहीं लिखना चाहते तो आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, डेप्रीसिएशन भी लिख सकते हो। दोनों ही ऑप्शंस अलाउड है। ओके, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ओपनिंग डब्ल्यू है उसे डेबिट कर देंगे। हाँ, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, व्हेन सच प्लांट इज रिटर्न्ड इट इज क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विद द डब्ल्यू ऑन डेट ऑफ रिटर्न। भाई आपने 6 महीने काम करके रिटर्न कर दिया, तो 6 महीने बाद वाली डब्ल्यू से क्या कर दो, क्रेडिट, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, 6 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया। व्हेन सच प्लांट इज एट site, still at site at end of the year, it is shown as closing balance in contract account at closing WDV। तो ये एक ऑप्शन है। हाँ, अब लिखो भाई, अल्टरनेटली, अल्टरनेटली दूसरा ऑप्शन क्या है, हम ये सब लिखने के बजाय सिर्फ क्या लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन। अल्टरनेटली वी कैन ऑल्सो शो डेप्रीसिएशन अल्टरनेटली। अल्टरनेटली का मतलब क्या है, ऊपर वाली ये सब चीज़ें अगर फॉलो नहीं करनी है तो फिर आप क्या कर सकते हो, डेप्रीसिएशन। अल्टरनेटली वी मे ऑल्सो शो डेप्रीसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ यूज, फॉर द पीरियड ऑफ यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जितने पीरियड तक वो मशीन यूज़ हुई, बस सिर्फ उसका डेप्रीसिएशन लिख दो। ये प्लांट सेंड, प्लांट रिटर्न, प्लांट एट साइट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हाँ, अपन क्वेश्चन दोनों ही तरह से करेंगे, कुछ में ऐसे लिख लेंगे, कुछ में वैसे। प्रैक्टिस सब तरह से होनी चाहिए, ये नहीं वो दूसरा वाला ठीक है ना, सिर्फ डेप्रीसिएशन लिखा काम ख़त्म। ओके, कई बार आपको ये वाला ठीक लगेगा, मान लो दोनों वैल्यूज़ दी हुई है तो उल्टा अच्छा है, सीधा लिख दो, नहीं तो पता चला डेप्रीसिएशन निकालने की मेहनत करो। ठीक है, और कैलकुलेशन जब खुद करते हैं कैलकुलेटर के भरोसे हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का रिजल्ट दे नहीं दे कोई भरोसा नहीं। ठीक है, सो वी हैव बोथ द ऑप्शंस कि प्लांट भेजा, डेबिट कर दिया, वापस रिटर्न पे या साइड पे लिख दिया, और नहीं तो सिर्फ डेप्रीसिएशन लिख दिया। हाँ, दोनों मत टिका क्या जाना कि हमने काम किया, दोनों ही लिख दिया, डेप्रीसिएशन भी लिख दिया और वो भी लिख दिया, तो फिर वो डबल इफेक्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नॉट कंप्लीट एट द रिपोर्टिंग डेट, ईयर एंड में जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ 3 चीज़ें हैं। कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, जो काम हमने कंप्लीट कर लिया, बोथ सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट कंप्लीटेड, एंड अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड ऑब्लिक नोशनल प्रॉफिट। आप कहेंगे ये क्या चीज़ें लिखी है। देखो भाई, कल तक तो आप कहेंगे इतना कुछ रामायण ही नहीं था, सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस ही था। अब इसमें आगे आगे एक क्या होता है, सर्टिफाइड, एक क्या होता है, अनसर्टिफाइड, फिर एक क्या है, नॉट कंप्लीटेड। हाँ, ये दोनों एक ही कैटेगरी में फॉल होते हैं। कल याद हो तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, आर्किटेक्ट आएगा, वो सर्टिफिकेट इशू करेगा कि इतना काम हो चुका है। हमने तो कहा भाई फर्स्ट फ्लोर रेडी है, उसने कहा अंदर की 2 वॉल गायब है, तो इसलिए मैं तो ये नहीं कहता पूरा काम हो चुका है। वो 40 लाख में से उसने कहा मैं तो सर्टिफिकेट 38 लाख का ही देता हूँ। तो आप समझिए, उसने जितने का सर्टिफिकेट दिया वो तो वर्क क्या कहलाता है, सर्टिफाइड। अब इस सर्टिफाइड की एक कॉस्ट होती है और साथ में इसका प्रॉफिट होता है, जो इसकी सेल वैल्यू या आर्किटेक्ट की वैल्यू बोल सकता हूँ मैं। तो समझिए, जो वर्क सर्टिफाई हो गया, अपन ने कल उसकी कॉस्ट निकालने की माथापच्ची नहीं करी, अपन ने कहा कितना का सर्टिफिकेट दिया, सीधा क्रेडिट कर दिया। इस मतलब उसका मैंने वैल्यूएशन सीधा किस पे किया, सेल्स पे। सेल्स पे वैल्यू करने का मतलब उसमें कॉस्ट और प्रॉफिट। तो ये जो पॉइंट ए और लास्ट में पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है ना, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी होता है। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर देखिए, कॉस्ट भी होती है, प्रॉफिट भी होता है। प्रॉफिट सिर्फ सर्टिफाइड वर्क का होता है।
अभी अनसर्टिफाइड और नॉट कंप्लीटेड क्या है, अंडरस्टैंड। हमने सपोज बिल्डिंग का कोई काम कंप्लीट तो कर दिया, आर्किटेक्ट ने कहा मैं तो इसको कंप्लीट नहीं मानता, मैं इसका सर्टिफिकेट इस बार नहीं दूंगा, कब दूंगा, अगली बार। जैसे आपने पढ़ाई कर ली, एग्ज़ाम नहीं दिया, पढ़ाई तो हो चुकी है, कंप्लीट है, पर सर्टिफिकेट तो अगली बार ही मिलेगा। इवन एग्ज़ाम भी दे दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया, तो भी आपकी तरफ से तो काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, बट वो सर्टिफाइड नहीं है। और एक है अभी तक तो पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई इन प्रोग्रेस है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉट कंप्लीटेड। तो कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी काम हमने किया हुआ है, ठीक है, तो समझिए जो काम कंप्लीट हो गया और जिसका सर्टिफिकेट मिल गया वो क्या हो गया, सर्टिफाइड। जो कंप्लीट हो गया पर सर्टिफिकेट नहीं मिला वो क्या हो गया, कंप्लीटेड बट अनसर्टिफाइड। और जो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ, आप कहेंगे कंप्लीट नहीं हुआ मतलब क्या बात कर रहे हो, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, एक फ्लोर बन गया बाकी के 2 फ्लोर पेंडिंग है, अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इनकम्प्लीट का मतलब उस आगे के काम का जितना काम आपने कर लिया पर उसको कंप्लीशन नहीं कहा जाता। जैसे आपने पढ़ाई शुरू तो कर दी, एक चैप्टर आपने क्या कर लिया, तो एक चैप्टर आपने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, बट प्रैक्टिकली मैं अगर उसको सीए इंटर के रेफरेंस में बात करूं तो उसको कंप्लीटेड नहीं माना जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट फ्लोर आपने कहा हमने सारा काम कर दिया, ठीक है, आर्किटेक्ट ने कहा ये दीवार मेरे को थोड़ी गड़बड़ लग रही है, मैं इसको वापस अच्छे से चेक करूँगा फिर उसका सर्टिफिकेट दूंगा, तो ये दीवार कंप्लीट तो थी पर उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, ये तो हो गया अनसर्टिफाइड। अब हमने सेकंड फ्लोर का काम शुरू कर दिया, क्या किया कि उस पर हमने वो सबसे पहले क्या सरिये लगाते हैं ना, आपने कहा वो हमने देखो बांधने शुरू कर दिए, इसका मतलब काम शुरू तो हो गया। अच्छा, काम शुरू होते ही पैसे तो लग गए, पर आर्किटेक्ट क्या इसका सर्टिफिकेट देगा, वो कहेगा कब दूंगा इसका सर्टिफिकेट, जब सेकंड फ्लोर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और कंप्लीट नहीं हुआ तो डेफिनेटली सर्टिफिकेट मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ओके, हाँ, क्वेश्चन आपको ये 3 क्लासिफिकेशन कभी देगा ही नहीं, क्वेश्चन आपको 2 ही देगा, एक सर्टिफाइड और एक अनसर्टिफाइड। अब समझिए ये जो काम का खर्चा मैंने किया ये इनकम्प्लीट है और अनसर्टिफाइड है, और ये वाला जो नीचे की एक वॉल थी जो हमने बना तो दी थी पर उसने कहा नहीं अभी मैं इसका सर्टिफिकेट नहीं देता, तो इसका मतलब वो कंप्लीट होते हुए भी अनसर्टिफाइड है। दोनों भाई भाई हैं, दोनों ही अनसर्टिफाइड ही हैं, तो हम उसको क्यों अलग अलग समझें, आप कह सकते हैं साथ में ही मान सकते हैं। अच्छा, अलग अलग लिखूं तो भी बात एक ही रहेगी, साथ में लिखोगे तो भी एक ही रहेगा। अब है कि इसका वैल्यूएशन किस पे होना चाहिए, कॉस्ट पे या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे। तो देखिए जिसका सर्टिफिकेट नहीं मिला इसलिए उसका पैसा लेने का भी हक हमारा नहीं है, तो इसका वैल्यूएशन किस पे होगा, कॉस्ट पे। और जिसका सर्टिफिकेट मिल गया है उसमें हमारा प्रॉफिट का राइट बन चुका है, इसलिए उसका वैल्यूएशन किस पे होता है, सेल पे, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। वो भी तो हो सकता है ना भाई, हमेशा जरूरी थोड़ी प्रॉफिट ही हो। तो आप समझिए क्वेश्चन में आपको सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दिया हुआ होगा। सर्टिफाइड तो हमेशा किस पे वैल्यू होता है, सेल्स वैल्यू के रेफरेंस में, और अनसर्टिफाइड चाहे वो कंप्लीट है चाहे इनकम्प्लीट है उसका वैल्यूएशन किस पे होता है, कॉस्ट पे। ठीक है, अब लिखा इन द बैलेंस शीट। हाँ, ये खैर अब थोड़ा फिनेंशियल अकाउंट्स की तरफ वापस चले गए। प्रिपेयर्ड फॉर मैनेजमेंट, ये क्या भाई, देखिए कॉस्टिंग में अगर बैलेंस शीट बनेगी वो शोल्डर के लिए थोड़ी बनेगी, कॉस्टिंग वाले तो सब इंटरनल यूज़ के लिए, मैनेजमेंट के लिए। द वर्क इन प्रोग्रेस इज यूजुअली शोन अंडर 2 हेड्स। देखिए इसने आगे कह दिया, अभी तो कितनी बात करी थी, 3, फिर अब बोल रहा है कि नहीं 2 हेड होते हैं, कौन से, एक सर्टिफाइड दूसरा अनसर्टिफाइड। द कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड and the profit credited will appear under the head certified work in progress। और जो आगे वाला है work completed but not yet certified, and same way cost of material, employee, other expenses which have not yet reached the stage of completion। वो वाला सरिया लग गया, आपने कहा आदमी भी तो लग गए, तो इसमें मटेरियल भी लग गया, लेबर भी लग गया, खर्चा भी लग गया, पर ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इन सबको कंबाइंड क्या कहा जाता है, अनसर्टिफाइड। तो कुल मिला के ठीक है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कह दिया वर्क इन प्रोग्रेस 3 तरह के होते हैं, एक सर्टिफाइड, दूसरा कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड, और तीसरा
इनकम्प्लीट एंड देयरफॉर नॉट अनसर्टिफाइड, देयरफॉर अनसर्टिफाइड, तो वो ब्रॉडली दो कैटेगरी हो गई, एक सर्टिफाइड और एक अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड कॉस्ट पे मेजर होगा और सर्टिफाइड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर। ठीक है, चलो भैया आज इतना ही।